बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लेक्चर नंबर 2 में शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिस कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द फीचर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बट जो मेनली हम टाइप्स बयान करते हैं दैट्स आर टू मेजर टाइप्स। One is pre-tensioning and the other is post-tensioning. Pre-tensioning, in which the tendons are tensioned before the concrete is placed and tendons are temporarily anchored and tensioned, and the pre-stress is transferred to the concrete after it is hardened. सबसे पहले क्या करते हैं, आप टेंडन प्लेस करते हैं। टेंडन्स को आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, ठीक है जी। एंकर करते हो, एंकर करने के बाद आप क्या करते हो, कंक्रीट कास्ट करते हो। कंक्रीट जब हार्ड हो जाता है तो आप एंकरेज क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और जैसे ही स्टील जो है वो रिलैक्स होता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा, तो एक स्ट्रेन इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से मेंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो ये है प्री टेंशन के मेंबर। आप टेंडन जो है आप एक कंक्रीट कास्ट करने से पहले उनको टेंशनिंग करते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। दीज आर टेंडन्स, ठीक है जी। यूजुअली 7 नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, स्टील वायर्स आर यूज्ड कॉमनली। उनको आप क्या करते हो, एक स्ट्रैंड बनाते हो और इन अ डक्ट आप क्या करें, नंबर ऑफ स्टैंड्स आप प्लेस करते हो, ठीक है जी। इस पूरे ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स को आप क्या कहते हो, टेंडन कहते हो। ये हो गया जी प्री टेंशनिंग। आगे आ गया जी आपका पोस्ट टेंशनिंग, इन विच द टेंडन इज टेंशनड आफ्टर कंक्रीट हैज़ हार्डन्ड। इसमें टेंशन आपने तब अप्लाई करनी है टेंडन पे आफ्टर कंक्रीट हैज़ हार्डन। टेंडन्स आर प्लेस्ड इन शीथिंग एट सूटेबल प्लेसेस इन द मेंबर्स बिफोर कास्टिंग एंड लेटर आफ्टर हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इट इज़ टेंशन, ठीक है जी। ये जुमला थोड़ा मिसिंग है। इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले आप एक शीथिंग या डक्ट टाइप आप क्या करते हैं, मेटल ट्यूब आप क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करते हो, कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। कंक्रीट जब हार्ड हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, इसके अंदर टेंडन्स डालते हो डक्ट के अंदर, फिर उनको प्री स्ट्रेस करते हो और रिलीजिंग से पहले आप क्या करते हो, इसके अंदर डक्ट और बाकी जो है आपका टेंडन, उसके अंदर आप लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसके अंदर आप ग्राउट फिल भी करते हैं, ठीक है जी। जो वाइड्स हैं बाकी उसको आप ग्राउट के साथ फिल करते हो। और जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है उसके बाद आप टेंडन के ऊपर टेंशन अप्लाई करते हो और फिर एंकर कर देते हो उसको। Plain concrete beams or beams with some ordinary reinforcement are cast with embedded plastic or metal tubes forming ducts for the tendons to be placed later. इस केस में हम क्या करते हैं कि प्लेन कंक्रीट बीम या बीम विद सम ऑर्डिनरी रिइंफोर्समेंट, जो नॉर्मल आपकी रिइंफोर्समेंट होती है उसके साथ आप कास्ट कर देते हो और आप इसके अंदर प्लास्टिक और मेटल की ट्यूब एम्बेड कर देते हो, जिसमें बाद में आप टेंडन डालते हो और फिर उसको स्ट्रेच करते हैं। ये 2 प्रोसेसेस हैं और ये मेजर 2 ही टाइप्स हैं आपकी प्री स्ट्रेसिंग की।
सो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। जो प्री स्ट्रेस फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसमें कुछ लॉसेस होते हैं और लॉसेस को आपने कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहले हम चंद एक डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली है जैकिंग फोर्स। PJ इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द टेंडन टू रिक्वायर्ड स्ट्रेस लेवल। कि जो जैकिंग फोर्स है मतलब जो जैक पे आपने फोर्स लगानी है, जैक से टेंडन पे जैक पे फोर्स लगानी है आपने टू पुल द टेंडन टू रिक्वायर्ड स्ट्रेस लेवल। ये बेसिकली टोटल फोर्स है जो आपने थ्रू जैक ट्रांसफ़र करनी है। फिर आ जाती है इनिशियल प्री स्ट्रेस फोर्स। PI इज़ द फोर्स आफ्टर ट्रांसफ़र and is equal to jacking force reduced to the instantaneous shortening of concrete। यानी कि जो इनिशियल प्री स्ट्रेस फोर्स है जो टेंडन पे लगेगी दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस इनिशियल प्री स्ट्रेस फोर्स वो है जो कि आफ्टर ट्रांसफ़र कंक्रीट पे लगेगी। ठीक है जी। is the force after transfer and is equal to jacking force reduced due to the instantaneous shortening of the concrete। यानी कि जैसे ही आपने टेंडन को जैक से रिलीज़ किया, टेंडन वापस के अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, कंक्रीट पे स्ट्रेस लाएगा। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम कि जैसे ही आपका टेंडन जो है कंक्रीट पे फोर्स लगाएगा तो कुछ उसमें से कुछ इंस्टेंटेनियस लॉसेस होंगे, उनको निकाल दें। अगर माइनस कर दें आप जैकिंग फोर्स में से तो जो बाकी जो फोर्स बचेगी वो क्या है आपकी PI, और उसमें से सिर्फ आपने इंस्टेंटेनियस लॉसेस जो हैं वो माइनस करने हैं। ठीक है जी। बाकी टाइम डिपेंडेंट लॉसेस जो हैं वो ज़ाहिर टाइम के साथ आएंगे। तो ये भी बिल्कुल ही एट द वेरी स्टार्ट बात हो रही है तो इसमें सिर्फ इंस्टेंटेनियस शॉर्टनिंग ही की बात हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है इफेक्टिव प्री स्ट्रेस फोर्स। PE इज़ द अमाउंट ऑफ प्री स्ट्रेस फोर्स लेफ्ट आफ्टर इंस्टेंटेनियस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। सो जो PE है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्री स्ट्रेस फोर्स आफ्टर इंस्टेंटेनियस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो जो PE है उसमें आपने इंस्टेंटेनियस भी और टाइम डिपेंडेंट लॉसिंग जैसे कि श्रिंकेज है, क्रीप है, इसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो भी आपने माइनस करने हैं। ठीक है जी। सो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ थोड़ा, तो आप रीड करके भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है इफेक्टिवनेस रेशियो इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव प्री स्ट्रेस टू द इनिशियल प्री स्ट्रेस। A usually conservative value of R equal to 0.85 means 85% may be used in place of detailed actual calculations। तो आप कंजर्वेटिवली इसको ले सकते हैं। ठीक है जी। सो अ बेटर एस्टिमेट ऑफ लॉसेस may be made by time step method where losses are calculated for the required time by dividing it into a number of इंटरवल। तो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स में डिवाइड करके आप देखते हैं कि ये लॉसेस जो हैं वो आप रिकॉर्ड करके आप माइनस कर सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है जी। सो फॉर ईच टाइम इंटरवल लॉसेस आर एस्टिमेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द इंटरवल। दिस अप्रोच रिड्यूसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस लॉसेस ऑन वन अनदर। तो इस अप्रोच में क्या है कि आप टाइम के स्टार्ट पे लॉसेस नोट करते हो, टाइम के एंड पे लॉसेस नोट करते हो। तो आप लॉसेस की टाइप्स डिफरेंट टाइप्स जो हैं जैसे श्रिपेज है, क्रीप है, ये शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट है, ये सारे फैक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो आप इन फैक्टर्स को डिस्कस करने के बजाय आप क्या करते हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप टोटल लॉसेस मेजर कर लेते हो। That's why this approach reduces the interdependence of various losses on one another. Total loss of pre-stress may be divided into two categories as under. Number 1, instantaneous losses. Number 2, time dependent losses. So instantaneous losses कौन से हैं आपके? These are the losses due to anchorage set
कि जैसे ही आप जैक को रिलीज़ करेंगे, एंकर कर देंगे, तो एंकरेज भी क्या होगी, सेट होगी कंक्रीट के साथ, तो उससे भी कुछ आपके क्या होंगे, लॉसेस आएंगे। और वो फ़ौरन होता है जैसे ही आप स्ट्रेस कंक्रीट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे ही आप स्ट्रेस पे अप्लाई करेंगे कंक्रीट पे, ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या होगा, एंकरेज सेट होगी। फिर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन एंड कंक्रीट, ठीक है जी, तो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होंगे। एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट पे फोर्स लगेगी तो कंक्रीट क्या होगा, शॉर्ट होगा, कंप्रेस होगा, तो शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से भी क्या होंगे, लॉसेस होंगे। कंक्रीट शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स से थोड़ी सी रिलीज़ हो जाएगी, मीन लॉसेस आ जाएंगे। सो फॉलोइंग नोटेशन may be used to represent these losses. Delta FPF is loss due to friction. Delta FPA is loss due to anchorage set. Delta FPE is loss due to elastic shortening. So then आ जाता है time dependent losses. These are the losses due to creep and shrinkage of concrete and relaxation of steel and are denoted by the following symbols. Delta FPS are loss due to shrinkage of concrete. Then आ जाता है delta FPC are loss due to creep of concrete. Delta FP are loss due to relaxation of steel. So total pre-stress loss delta FPT for the two methods of pre-stressing may be written as under. Pre-tension member. अब आप देखें प्री-टेंशन मेंबर्स में आपकी चार तरह के लॉसेस आते हैं। नंबर 1 डेल्टा FPES, दैट इज लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। सो बिकॉज जो आप का है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू एंकरेज सेट आपका प्री टेंशन के केस में नहीं आता, ठीक है जी। इसी तरह जो बाकी हैं तीनों जो टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं वो तीनों इसमें शामिल हैं, जैसे लॉस ड्यू टू श्रिंकेज भी है, लॉस ड्यू टू क्रीप भी है और लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ कंक्रीट, तीनों हैं। जबकि पोस्ट टेंशन मेंबर्स में आपका फ्रिक्शन लॉसेस भी है, एंकरेज लॉसेस भी हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँ, फ्रिक्शन लॉसेस भी हैं, एंकरेज सेट की वजह से लॉस भी है और इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस भी है और इसके अलावा आपका श्रिंकेज का भी है और क्रीप का भी है और रिलैक्सेशन ऑफ स्टील का भी लॉस है। तो पोस्ट टेंशन के केस में आपके सारे के सारे लॉसेस इंक्लूड होते हैं। देन आ जाता है जी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। सो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। सो आपको पता है कि हम मेंबर पे क्या करते हैं, एक प्री स्ट्रेस फोर्स पी एक्सर्ट करते हैं, ठीक है जी। सो उसकी वजह से क्या होता है, मेंबर में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं लोड अप्लाई होने से पहले। सो सिनेरियो कौन सा हमने लेना है, लोड अप्लाई होने से पहले वाला, ठीक है जी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्री स्ट्रेस। तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेंबर में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। इस चीज़ के हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट है समझने हैं यहाँ पे। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी दैट सेटिस्फाई द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ ज्योमेट्री एंड लोडिंग ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। सो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स और आपके जो ज्योमेट्रिक है, मैकेनिक्स है, ठीक है, उससे आपने प्री स्ट्रेस फोर्स क्या करनी होती है, मेजर करनी होती है। सो समटाइम्स simplification is necessary as when a pre-stress beam is assumed to be homogeneous and elastic.
तो अगर आपका मटेरियल होमोजीनियस और इलास्टिक है तो आपका जो कैलकुलेशंस हैं वो वेरी सिंपल हो जाती हैं। सो कुछ एजम्पशन आप दें ताकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशंस। सो ये एजम्पशन आप हर तरह के कंक्रीट मेंबर के लिए भी करते हैं और ये एजम्पशन वाइल कास्टिंग आपने ट्रू करनी होती हैं और उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है जी। सो इफ़ योर कंक्रीट इज़ टू बी होमोजीनियस सो मेक श्योर कि जब ये कास्ट होगा तो दैट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड बी वेल मिक्सड, प्रॉपरली बैच्ड एंड प्रॉपरली कास्ट। ठीक है जी, एट द साइड। सो ये चीज़ें मेक श्योर करती हैं कि आपका जो कंक्रीट होगा वो होमोजीनियस होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपका डिज़ाइन जो है, जिस थ्योरी की बेस पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट विल मेक श्योर के आपका जो मेंबर है दैट विल बी इलास्टिक। सो वहाँ पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर आप इस तरह चेक करेंगे मेंबर का कि आपका जो मेंबर है वो विद अंडर सर्विस लोड्स इट शुड बी इलास्टिक, इट शुड बिहेव इलास्टिकली। ठीक है जी। तो इलास्टिक बिहेवियर की डेफिनेशन आपको अब तक ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है। कंसीडर देन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। सो हम कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू अ कंसेंट्रिक, ठीक है जी, प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स P as shown in figure 1.2a. The compressive stress on the beam cross section is uniform. So अगर आप फिगर ए को देखें, नीचे वाली जो फिगर्स हैं फिगर बी, इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें। और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, लेट मी plug in mouse, so I will try to zoom out, zoom in. So okay, this is bad idea. Yes. So as you can see कि जो क्रॉस सेक्शन है इसका वो रेक्टेंगुलर है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आ गया और ये आपका क्या है, स्ट्रेस का प्लॉट है अलोंग दी क्रॉस सेक्शन। अब आप देखें जो P फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ अलोंग दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। तो P किसने अप्लाई करना है, स्टील ने। सो इस केस में जब आपने कंसेंट्रिक मीन एग्जैक्टली सेंटर पे लग रही है फोर्स, ठीक है, कंसेंट्रिक, और एक्सेंट्रिक वो होती है जो सेंटर से वे लगती है। ठीक है जी। तो फोर्स आपने स्टील के थ्रू लगानी है तो स्टील भी आपने कहाँ पे प्लेस कर दिया, एग्जैक्टली सेंटर पे। सो CGC जो है बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, दैट इज़ आल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील। तो यहाँ पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मेंबर में क्या है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होगी है, जनरेट होगी है। उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से मेंबर में P/A कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होगी। और कंप्रेस ये वाली जो है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम रहती है। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरा केस आ जाए जी आप, अगेन P इज कंसेंट्रिक, एग्जैक्टली सेंटर पे लग रही है। तो जब सेंटर पे लग रही है तो सिर्फ क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट इज दिस। ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द क्रॉस सेक्शन प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज एडिशन ऑफ सेल्फ वेट। इस केस में हमने सेल्फ वेट क्या है नहीं लगाया, इस केस में हम सेल्फ वेट लगाते हैं। अब सेल्फ वेट क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट। सेल्फ वेट क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट।
और मोमेंट की वजह से क्रॉस सेक्शन में क्या होती हैं, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। इस केस में टॉप फाइबर पे कंप्रेशन, बॉटम फाइबर पे टेंशन, और इसका बिहेवियर क्या है, लीनियरली वेरिंग होगा, एम सी ओवर आई। ठीक है, जिस तरह आप, या एम वाई ओवर आई आप फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ सी, सी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। ये हमेशा कंक्रीट से लेना है। ठीक है जी। इस केस में कंसेंट्रिक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो सी जी सी और सी जी एस दोनों क्या हैं, सेम है। तो इन दोनों को आप जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये बिहेवियर आ जाता है, लीनियरली वेरिंग कंप्रेशन का, जो बॉटम पे आके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी। सो ये दो केसेस हैं। इसके बाद अगर आप तीसरा केस देखें, केस नंबर सी। नाउ फोर्स P इज एक्सेंट्रिकली अप्लाइड। ठीक है जी। आपने सिर्फ बिहेवियर डिस्कस करना है, इसकी जो फर्दर डिस्कशंस हैं रिजल्ट्स की वो हम बाद में करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें जो P है वो एक्सेंट्रिक अप्लाई हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टील इज़ डिफरेंट देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। जब आप एक्सेंट्रिक P फोर्स लगाएंगे तो P की वजह से कंप्रेशन तो आएगी पूरे सेक्शन में, दैट विल बी कांस्टेंट P ओवर A। लेकिन इस एक्सेंट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, बीम में मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा। जब आप एक्सेंट्रिक एक्सियल फोर्स लगाते हैं दैट विल प्रोड्यूस मोमेंट। तो जब आप एक्सेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं दैट विल प्रोड्यूस मोमेंट। और ये मोमेंट क्या है, बेसिकली P इंटू ई, दैट इज मोमेंट। बाकी C ओवर I आपका फार्मूले में आता है, जिस तरह एम सी ओवर आई आपने इधर फार्मूले में चेक किया, इसी तरह यहाँ पे P इज मोमेंट, बाकी C ओवर I। ठीक है जी। अब जो केस नंबर D है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेंट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, एक एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी प्लस बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेंट्रिक एक्सियल फोर्स, जो P की वजह से मोमेंट भी प्रोड्यूस हो, बिकॉज P इज एक्सेंट्रिक। सो इन दोनों का बिहेवियर ये निकला, तो ये तो आ गया, प्लस जो सेल्फ वेट हमने ऐड किया उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उसकी वजह से स्ट्रेस अलग से आएगी। इनको कंबाइन करेंगे तो ये बिहेवियर आ जाता है हमारे पास। सो देयर आर 4 केसेस, 4 केस स्टडीज़ हमने देख लिए, और इनकी जो है स्ट्रेस डायग्राम लॉन्ग द क्रॉस सेक्शन, ये आपकी ये बेसिक मैकेनिक्स है और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब 4 केस डिस्कस करने का पर्पस क्या था, ठीक है जी, लेट अस डिस्कस। सो ये कुछ फार्मूला ही हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दीज 4 केसेस। ठीक है जी। द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द बीम क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड हैज़ एन इंटेंसिटी F इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए सी, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ ए कंप्रेशन। ठीक है जी, वट एवर, वेयर ए सी इज इक्वल टू बी एच। इन दिस केस बिकॉज हमने क्या किया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन एक एज्यूम किया है, इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम सेक्शन विद विड्थ b एंड टोटल डेप्थ h. A minus sign is used for compression and plus sign for tension throughout the text.
जितना भी हम लेक्चर पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस को। आल्सो बेंडिंग मोमेंट्स आर ड्रॉन ऑन द टेंसाइल साइड ऑफ द मेंबर, ठीक है जी। आल्सो बेंडिंग मोमेंट आर ड्रॉन, सो ऑन द टेंसाइल साइड ऑफ द मेंबर। सो जो मेंबर जो आपने बेंडिंग मोमेंट भी ड्रा करने हैं वो भी आपने टेंशन साइड पे ही आपने ड्रा करने हैं। सो जिस तरह आपकी ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है जी। इफ़ एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड्स आर अप्लाइड टू द बीम काजिंग अ मैक्सिमम मोमेंट m at mid span, the resulting stress becomes, अब देखें एक तो प्री स्ट्रेस फोर्स लग रही है, दूसरा क्या है एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड्स भी आ गए हैं। तो लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ ट्रांसवर्स लोड नहीं पता तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखें आप, तो आपको समझ आ जाएगी ट्रांसवर्स लोड कौन से हैं। जो भी आपके डेड लोड्स हैं या सुपर इम्पोज डेड लोड्स हैं या ग्रेविटी लाइव लोड्स हैं आपके, वो सारे आपके क्या है ट्रांसवर्स लोड्स में आएंगे। उसकी वजह से मोमेंट जनरेट होगा और मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। एफ टी मीन स्ट्रेस एट टॉप फाइबर्स। तो टॉप फाइबर पे क्या है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से भी कंप्रेशन आ रही है और मोमेंट की वजह से भी क्या आएगी कंप्रेशन आएगी। दैट्स वाई दिस बोथ आर माइनस। और एफ बॉटम पे आप देखें कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या आ रही है प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से कंप्रेशन भी आ रही है उसकी वजह, और जो मोमेंट अप्लाई हुआ है उसकी वजह से बॉटम पे क्या आ रही है टेंशन आ रही है। तो बॉटम पे जो टेंसाइल स्ट्रेस आनी है इसमें से ये पार्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉटम पे जो है टेंसाइल स्ट्रेस वो सफिशेंटली क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो ये नोटेशन है ये आप देख लेंगे। सो इक्वेशन 1.2b indicates that the presence of pre-stressing compressive force minus PA is reducing the tensile flexure stress MCI to the extent intended in the design। तो P को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जिस हिसाब से हमने फ्लैक्सियर स्ट्रेस को कम करना होता है, ठीक है जी। either eliminating tension totally even inducing compression or permitting a level of tensile stress within allowable code limits। तीनों केसेस हैं। या तो आप इसको बैलेंस आउट कर दें बॉटम पे स्ट्रेस ज़ीरो हो जाए, या आप आइधर क्या कर सकते हैं इस पी को इतना ज़्यादा भी कर सकते हैं कि बॉटम पे भी क्या आएगी आपकी नेट जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव ही आए, या आप बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस इतनी लिमिट कर सकते हैं जो कि कोड की अलोएबल लिमिट्स के अंदर हो। तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। द सेक्शन इज़ देन कंसीडर्ड अनक्रैक्ड एंड बिहेव्स इलास्टिकली। सो ये आपका डिज़ाइन प्रूव कर रहा है कि इट विल बिहेव इलास्टिकली। और होमोजीनियस ये आपका मेक श्योर करेगा एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने मेक श्योर करना है। कंक्रीट की जो बैचिंग मिक्सिंग है कास्टिंग है, ठीक है जी, और क्योरिंग है दैट शुड बी होमोजीनियस, ठीक है जी। सो द कंक्रीट्स इनएबिलिटी टू विथस्टैंड टेंसाइल स्ट्रेस इज इफेक्टिवली कंपनसेटेड फॉर बाय द कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। ओके, सो फ़ायदा हो गया। नो द कंप्रेसिव स्ट्रेस is in equation 1.2a at the top fibers of the beam due to pre-stressing are compounded by the application of the loading stress MCI as seen in figure। यहाँ पे आप देखिए मसला आ गया। नॉर्मली कितनी होती है कंक्रीट के टॉप पे
MC ओवर आई, बट यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब बॉटम पे तो आपने स्ट्रेस कम कर दी, टॉप पे लेकिन इसका अफेक्ट क्या हुआ, टॉप पे स्ट्रेस क्या हो गया, कंप्रेशन में ज़्यादा बढ़ गई है। दैट इज़ आर ड्रॉबैक, ठीक है जी। सो hence the compressive stress capacity of the beam to take a substantial external load is reduced by the concentric pre-stressing force। जब आप concentric pre-stressing force लगाएंगे तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेस रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है दैट विल बी रिड्यूस, वो कैपेसिटी कम होगी सेक्शन की। सो दैट इज़ अ लॉस। So in order to avoid this limitation, इस मसले को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, द pre-stressing tendon is placed eccentrically below the neutral axis at midspan to induce tensile stresses at the top fibers due to pre-stressing। इसके बाद आपने क्या करना है, सो यहाँ से समझ आ गया कि आपने कंसेंट्रिकली अप्लाई नहीं करनी, टॉप पे कंप्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो आपके पास अब क्या ऑप्शन है, एक्सेंट्रिक, और एक्सेंट्रिक आपने कहाँ लगानी है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ताकि आपका बीम में नेगेटिव मोमेंट क्या हो, जनरेट हो ड्यू टू दिस एक्सेंट्रिक कंप्रेसिव फोर्स। So if the tendon is placed at eccentricity E from the center of gravity of the concrete, termed the CGC line, it creates a moment PE and the ensuing stress at midspan becomes, मिडस्पैन जो सेक्शन है आपका, उसकी टॉप पे क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स है P, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है थ्रू आउट द सेक्शन। ये दोनों में फैक्टर क्या है, कॉमन है, टॉप पे भी बॉटम पे भी। अब जो P है आपने एक्सेंट्रिकली लगाया है और बिलो द CGC लाइन आपने लगाई है, इट विल जनरेट नेगेटिव मोमेंट। तो टॉप पे क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन, इस मोमेंट की वजह से, दैट वाई इट इज़ पॉजिटिव। और इस मोमेंट की वजह से बॉटम पे क्या प्रोड्यूस होगी, कंप्रेशन। ठीक है जी। और बाकी जो आपके ग्रेविटी लोड हैं उसकी वजह से टॉप पे कंप्रेशन और बॉटम पे टेंशन प्रोड्यूस होगी। सो अब आप देख सकते हैं इसका और फ़ायदा हो गया, बॉटम पे टेंशन और कम हो गई है और टॉप पे भी इवन कंप्रेशन भी क्या हो रही है, और कंप्रेशन भी कम हो रही है और बॉटम पे टेंशन क्या है, मज़ीद कम हो रही है। कंप्रेसिव फोर्स दो आ गई हैं, पहले एक थी, अब एक और कंप्रेसिव फोर्स आ गई, स्ट्रेस आ गई। सो इसका दोनों तरफ क्या है, फ़ायदा है एक्सेंट्रिक प्री स्ट्रेस लगाने का। ओके जी। नेक्स्ट चीज़ आती है, सिंस द support section of a simply supported beam carries no moment from the external transverse load, high tensile fiber stresses at the top fibers are caused by the eccentric pre-stressing force. To limit such stresses, the eccentricity of pre-stressing tendon profile, the CGC line, is made less at the support section.
then at the midspan section are eliminating altogether, or else the negative eccentricity above the CGC line is used. Okay, so कहानी ये है कि अगर आप एक्सेंट्रिक फोर्स लगाते हैं तो टॉप पे क्या होगा, अब मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो थ्रू आउट द सेक्शन सेम होगा ड्यू टू एक्सेंट्रिक फोर्स। अब एट सपोर्ट क्या होगा, ये फैक्टर आएगा, ये फैक्टर भी आएगा, बट ये फैक्टर क्या हो जाता है ज़ीरो, बिकॉज जो आपके ऊपर से जो लोड आ रहे हैं ग्रेविटी लोड्स हैं उनकी वजह से मोमेंट एट द सपोर्ट क्या होगा ज़ीरो, सेंटर पे क्या होगा मैक्सिमम। तो ये वाली कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगी ज़ीरो, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी सॉरी ज़ीरो। तो अब ये वाली जो फोर्स है ये टॉप फाइबर में क्या कर सकती है, एक्सेसिव टेंशन भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब सपोर्ट पे टॉप पे टेंशन आ गई, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं स्टील टेंडन को, सीजीसी लाइन को, कि सेंटर पे एक्सेंट्रिसिटी मैक्सिमम हो और नियर द सपोर्ट हम क्या करते हैं एक्सेंट्रिसिटी मिनिमम कर देते हैं, ताकि सपोर्ट पे क्या हो मोमेंट कम जनरेट हो और टॉप पे टेंशन जो है वो ना प्रोड्यूस हो। बिकॉज ग्रेविटी लोड की वजह से मोमेंट तो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, सपोर्ट पे तो ज़ीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा जी WL²/8 और यहाँ पे क्या होता है ज़ीरो, तो उसकी वजह से ज़ीरो स्ट्रेस आएगी। तो अगर आप सीधी सीधी अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगी, जितनी यहाँ पे टेंशन आ रही है कंप्रेसिव फोर्स की वजह, सॉरी जितनी यहाँ पे टेंशन आ रही है एक्सेंट्रिक फोर्स की वजह से उतनी यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सेंट्रिसिटी कम हो जाएगी तो इस पॉइंट पे टॉप पे टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कहानी सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सो इन द बेसिक कंसेप्ट मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग pre-stressed concrete elements, the concrete fiber stresses are directly computed from the external forces applied to the concrete by longitudinal pre-stressing and the external transverse load। तो जो सारी फोर्सेस आपने निकालनी है वो आपने प्री स्ट्रेस फोर्स जो आपने अप्लाई की और आपने जो ऊपर जो ग्रेविटी लोड है उसकी मदद से जो आपने क्या करना है इफेक्टिव स्ट्रेसेस आपने निकालनी है, उन स्ट्रेसेस को आपने लिमिट करके आपने क्या करना है डिज़ाइन करना है। सो ये एक मेथड है सिंपल। सो इक्वेशन 1.3a कैन बी मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर यूज इन कैलकुलेटिंग स्ट्रेसेस एट द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग स्टेज एंड एट सर्विस लोड लेवल्स। दिस इज 1.3a इक्वेशन एंड दिस इज 1.3b इक्वेशन। ठीक है, जिसमें दोनों इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर यूज इन द कैलकुलेटिंग स्ट्रेसेस एट द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग स्टेज एंड एट सर्विस लोड लेवल्स। यानी कि इनिशियल प्री स्ट्रेस स्टेज पे भी आपने देखना है कि जब सर्विस लोड नहीं लग रहे तब भी आपने देखना है स्ट्रेसेस क्या आ रही हैं, वो भी कोड की प्रोवाइडेड लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद जब आप लोड अप्लाई कर देते हैं उसके बाद भी आपने देखना है कि स्ट्रेसेस क्या आ रही हैं। दैट शुड आल्सो बी विद इन द कोड लिमिट्स, और कोड लिमिट्स हम इस लेक्चर के एंड तक डिसाइड करेंगे। सो इफ़ Pi is the initial pre-stressing force before stress losses and Pe is the effective pre-stressing force after losses, then gamma can be defined as the residual pre-stress factor Pe/Pi
So it can be defined as the residual p-stress factor substituting R square for Ig over AC. Is there something Ig over AC? Okay. So इस इक्वेशन में कहीं पे इसने सब्सिट्यूट किया that R square is Ig over AC. What is R? R is the radius of gyration of the gross cross section. The expressions for stress can be rewritten as follows. So pre-stressing force only, no superimposed load, no self weight, nothing, only pre-stress force लगी है और वो भी क्या है, एक्सेंट्रिक. तो इक्वेशन कौन सी बनेगी जी? इक्वेशन यही बनेगी, बट इसमें मोमेंट क्या होगा, नहीं आएगा. सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Ft will be equal to minus P over A and plus PE C over I. So if you take common P over A माइनस P, तो यहाँ पे पी आई आ जाएगा जी. तो वो m हमने इसलिए माइनस किया कि ये अभी इनिशियल स्टेज है. सो इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, सर्विस लोड अप्लाई नहीं हो रहा. ये आप कॉमन ले लें तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा. पी का पी बाहर आ गया, पी आई यहाँ पे पी आई आ जाएगा. और ए हमने इधर कॉमन ले लिया डिवाइड में, तो इधर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी ए ओवर आई. या आप इसको इस तरह कर लें, दैट विल बी ई इंटू सी आई ओवर ए. ठीक है जी. ए ऊपर आ जाएगा तो हमने आई को आई से नीचे कर लिया इसको. तो अब आप अगर इसको रीराइट करें इक्वेशन को, दिस इंटू 1 माइनस ई सी ओवर सॉरी सो जी, इसको आपने गैमा नहीं आर स्केयर पढ़ना है. ठीक है जी. दैट इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन. सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है. सी टी इज़ टॉप. ठीक है जी, सी टी टॉप. ठीक है जी. सी बी बॉटम, बॉटम पे ये प्लस आ जाएगा, दोनों कंप्रेशन आ जाएंगे. सो दैट्स इट. जबकि सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है. सो ये इक्वेशन आ गई. प्री स्ट्रेसिंग प्लस सेल्फ वेट. जब आपने फार्म वर्क रिमूव कर दिया तो अब बीम ने अपना सेल्फ वेट बी क्या करना है, उठाना है. अब इस केस में क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेस तो आएगी आएगी, ये तो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से है. माइनस टॉप पे क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगी सेल्फ वेट की वजह से, एम डी ओवर एस टी. सो मोमेंट ओवर सेक्शन मॉडुलस, मोमेंट ड्यू टू डेड वेट ऑफ बीम, तो जिसका अपना डेड लोड है. ठीक है जी, अपना डेड लोड सेल्फ वेट जिसको कहते हैं. एम डी इज़ मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट एंड एस टी टॉप पे जो टॉप फाइबर का जो
सेक्शन मॉडुलस है। इसी तरह बॉटम पे जो सेक्शन मॉडुलस है, वो सेक्शन मॉडुलस इज़ I/C। तो वही इक्वेशन है, ठीक है जी, सारी ये एक्सप्लेन हो रही है। तो फार्मूला ही हमारे पास क्या है, डेवलप हो रहे हैं। सो इनको समझना बड़ा इजी है। ओके, सो ये एक चीज़ रह गई थी कि दो टेक्निक्स हैं एक्सेंट्रिसिटी को स्पोर्ट के नज़दीक कम करने की, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डक्ट प्रोवाइड करते हैं टेंडेंस, तो फिर उनको आप क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग कहते हैं। सो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड हार्पिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड ड्रेपिंग। सो हार्प और ड्रेप बेसिकली आई थिंक ये दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो आप गूगल कर लीजिएगा कि ये उनकी शेप किस तरह की होती है। आई थिंक उनसे मिलती जुलती होगी, ठीक है जी। सो ये ड्रेप्ड शेप आई थिंक, और ये हार्प्ड शेप है, ठीक है जी। आई डोंट नो इफ़ आई थिंक इट्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, इसको फर्दर। सो ये शेप है बेसिकली। अब ये देखें, अब ये स्ट्रेट अब्रप्ट चेंजिंग्स आ रही हैं और ये ग्रेजुअल चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है जी। तो दैट वाज इज कॉल्ड ड्रेप, दिस इज़ कॉल्ड हार्प। सो ये दो टेक्निक्स हैं। द चेंज इन एक्सेंट्रिसिटी फ्रॉम द मिड स्पैन टू द सपोर्ट सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन आइदर अब्रप्टली फ्रॉम द मिड स्पैन टू द सपोर्ट, a process called harping, or gradually in parabolic form, a process called draping. So I think जो हार्पिंग है वो आप प्री टेंशन के केस में करते हैं, और जो ड्रेपिंग है वो आप पोस्ट टेंशनिंग के केस में करते हैं, ठीक है जी। हाँ, drape usually used in post tensioning and harp profile usually used for pre tensioned beams, ठीक है जी। तो ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जी। Okay, so yes, it is a little bit longer. So कंटिन्यू करते हैं, so तभी आपको ये प्रोसेस सारा समझ आएगा। So subsequent to erection and installation of the floor or deck, live load acts on the structure causing a superimposed moment MS. The full intensity of such load normally occur after the building is completed, and some time dependent losses in pre-stress have already taken place. ठीक है जी, दो चीज़ें हैं। अब बीम को जब आपने फॉर्म वर्क हटाया तो उस पर क्या सिर्फ सेल्फ वेट आया, और आपने इनिशियल स्टेज पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई की, तो हमने क्या नोटेशन यूज़ की, PI। तो ये इनिशियल लेवल पे क्या है, स्ट्रेसेस हैं। उस वक़्त क्या होगा, आपकी इनिशियल जो है आपकी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगी और मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट आएगा। अब जो अगली कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द फ्लोर और डेक, फ्लोर या डेक जो है आप बीम के ऊपर आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद क्या होगा,
लाइव लोड एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर काजिंग अ सुपर इम्पोज मोमेंट एम एस, तो लाइव लोड भी आ जाएगा साथ, तो क्या होगा, उसकी वजह से सुपर इम्पोज मोमेंट प्रोड्यूस होगा। सो द फुल इंटेंसिटी ऑफ सच लोड नॉर्मली अकर्स आफ्टर द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। तो इन लोड की जो इंटेंसिटी है वो तो उस वक्त लगती है फुल जब बिल्डिंग आपकी या ब्रिज आपका क्या होगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वक्त तक क्या होता है कि सब जो टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं वो काफ़ी हद तक क्या होते हैं, प्री स्ट्रेस में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। सो हैंस द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यूज्ड इन द स्ट्रेस इक्वेशन वुड हैव टू बी द इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। अब आपने इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यूज़ करनी है यहाँ पे, बाकी फार्मूला वही है। और जो एम डेड जो सेल्फ वेट की वजह से मोमेंट था, उसके बजाय आपने टोटल मोमेंट आपने क्या करना है, यूज़ करना है। अब टोटल मोमेंट इंक्लूड्स ऑफ मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, मोमेंट ड्यू टू सुपर इम्पोज डेड लोड सच एज फ्लोरिंग जिसमें आपका डेक भी आ सकता है, रूफ़ भी आ सकता है, रूफ़ के ऊपर फ्लोर फिनिशेस भी आ सकते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ मिला के है। प्लस एम लाइव लोड, मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड इंक्लूडिंग इम्पैक्ट एंड सीज्मिक लोड्स इफ़ एनी, ठीक है जी। तो सीज्मिक लोड्स हैं, इम्पैक्ट लोड्स हैं अगर, तो उनको भी आप शामिल करके आप टोटल लाइव लोड का जो मोमेंट है वो उसको कंसीडर करें। तो अब आपने टोटल मोमेंट ले लेना है, बाकी इक्वेशन क्या है, सेम है। तो टॉप और बॉटम फाइबर की आपके पास टोटल स्ट्रेसेस आ गई। तो ये इक्वेशंस आपके पास डेवलप होगी। इक्वेशन वही है, सिर्फ आपकी पी और एम वो चेंज होगी, ठीक है जी। सम टिपिकल इलास्टिक कंक्रीट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ प्री स्ट्रेस फ्लैंज सेक्शंस are shown in figure 1.4. The tensile stresses in the concrete in part C permitted at extreme fibers of the section cannot exceed the maximum permissible in the code EGFT is equal to 600 to FC prime at midspan. In the ACI code it is if it is exceeded bonded non pre-stressed reinforcement proportion to resist the total tensile force has to be provided to control cracking at surface level. So जो हमारे पास जो नॉर्मल है फ्लैंज सेक्शन होती है, ये जो डक्ट आपको शो हो रही है दैट इज द डक्ट फॉर ए टेंडन, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप वो प्री स्ट्रेसिंग आप अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ड्यू टू, this is your eccentricity, this is neutral axis and this is top distance from bottom and top fiber, ठीक है जी। सो जो कंप्रेसिव फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, थ्रू आउट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, सेम आएगी, P ओवर A। फिर आ जाता है आपका जो आपकी प्री स्ट्रेस फोर्स है वो एक्सेंट्रिक अप्लाई हो रही है, उस एक्सेंट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, P इंटू ई मोमेंट जनरेट होगा, उसकी वजह से फ्लैगिरल स्ट्रेसेस आएंगी, वो यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। टॉप पे टेंशन, बॉटम पे नेगेटिव। तो इन दोनों का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम से जो है वो आप यहाँ पे टोटल जो स्ट्रेसेस हैं वो यहाँ पे एलेबोरेट की गई हैं। सो elastic fiber stresses due to the various loads in a pre-stress beam. This is a initial pre-stress before losses. Initial pre-stress before losses. नंबर बी पे आपने क्या कर दिया है, एडिशन ऑफ सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से जो
स्ट्रेसेस आएंगी वो भी आपने ऐड कर दी। नंबर सी पे आपने क्या कर दिया, ये आ गया बिहेवियर इनिशियल स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट का। इसके बाद आ गया आपका कंडीशन जहाँ पे आपने सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड भी आपने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे अब पीई आ जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव प्री स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये ड्यू टू प्री स्ट्रेस और प्री स्ट्रेस की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स आई और प्री स्ट्रेस की वजह से जो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से जो मोमेंट आया वो, प्लस सेल्फ वेट, उसके बाद डेड लोड और लाइव लोड का जो फ्लैगियर स्ट्रेस हैं वो ऐड कर दी और अल्टीमेटली आपके पास ये स्ट्रेसेस की डायग्राम आ जाती है। और this is C and this is also C. I think this is copy paste. So ये स्लाइड रिपीट हो गई है। So this is it. So न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, ACI की मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। सो ACI मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट। Following are definitions of some important mathematical terms used in this section. So ये आपने टर्म्स बड़ी केयरफुली पढ़नी है कि जो FPY है, that is specified yield strength of pre-stressing tendons in PSI. So इनको आपने हमेशा PSI में लेना, नहीं है तो आपने कन्वर्ट कर लेना है। FY specified yield स्ट्रेंथ ऑफ नॉन प्री स्ट्रेस इन्फोर्समेंट, जो आपकी नॉर्मल रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है जी, इन PSI। FPU स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स इन PSI। आई थिंक दैट रेफर्स टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है जी। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आती है, ठीक है जी। FC प्राइम स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन PSI। FCI prime compressive strength of concrete at time of initial pre-stress. So concrete stresses in flexure. Stresses in concrete immediately after pre-stress transfer before time dependent pre-stress losses shall not exceed the following. Extreme fiber stress in compression 60% of the FCI dash. Extreme fiber stress in tension except as permitted in C 3 under root FCI dash. Extreme fiber stress in tension at ends of simply supported members. एंड सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स के एंड पे थोड़ी सी ज़्यादा अलाउड है, लेकिन अगर आपने सिंपली सपोर्टेड के जो स्पोर्ट सेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे ये अलाउड है। सेंटर में आपने बी वाला पार्ट ही यूज़ करना है, ठीक है जी। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी I forgot to do that. Where computed tensile stresses exceed these values, bonded auxiliary reinforcement, non-pre-stress or pre-stress shall be provided in the tensile zone to resist the total tensile force in concrete computed under the assumption of uncracked section. स्टिल आपने प्री स्ट्रेस भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ जगह पे अगर आपकी टेंशन आ रही है और वो इन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो आपने फिर ऑर्डिनरी रीइंफोर्समेंट आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एज सर्विस लोड्स आफ्टर अलाउंस फॉर ऑल प्री स्ट्रेसेस लॉसेस शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। Extreme fiber stress in compression due to pre-stress plus sustained load
where sustained dead load and live load are a large part of the total service load, so that should not be exceed to 45% of FC prime. So extreme fiber stress in compression due to pre-stress plus total load if the live load is transient. लाइव लोड इज़ ट्रांजिएंट मीन जो लाइव लोड है वो वक्ती है, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए लगा फिर रिमूव हो गया। उस केस में आपका क्या है 60% ऑफ द एफ सी प्राइम, और वेयर लाइव लोड आर लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल सर्विस लोड, ठीक है जी। तो अगर आपका लाइव लोड जो है वो सस्टेन्ड है, ठीक है जी, जैसे कोई स्टोरेज है तो स्टोरेज वेयर हाउस में क्या है समटाइम लाइव लोड क्या है सस्टेन करता है, तो उस केस में आपने 45% ऑफ द एफ सी प्राइम लेना है। 60% ऑफ द एफ सी प्राइम है आपने उस केस में लेना है जब लोड लाइव लोड ट्रांजिएंट है, लोड आया लोड गया, ठीक है जी। उस केस में आप 60% भी ले सकते हैं। एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस इन टेंशन इन प्री कंप्रेस्ड टेंसाइल जोन दैट इज अलाउड 6 एफ सी प्राइम, और एफ सी प्राइम आपने किस में लेना है PSI में। एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस इन टेंशन इज pre-compressed tensile zone for members except to a slab system. Extreme fiber stress in tension in pre-compressed tensile zone of members where analysis based on transformed crack sections and on bilinear moment deflection relationship shows the immediate and long time deflections comply with the ACI definition requirement and minimum concrete cover requirements, वहाँ पे आप 12 FC प्राइम ले सकते हैं। सो फिर आ जाता है जी प्री स्ट्रेसिंग स्टील स्ट्रेसिस। टेंसाइल स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग टेंडन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग ड्यू टू टेंडन जैकिंग फोर्स it should not exceed 0.94 FPY but not greater than the lesser of 0.8 FPU and the maximum value recommended by the manufacturer for a pre-stressing tendons are encouraged. तो जैकिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आनी चाहिए इट शुड बी लेस देन 0.94 FPY, 0.8 मतलब 80% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 94% ऑफ द स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने भी कोई स्पेसिफाई की हुई है लिमिट तो उससे भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर पीस टेस्ट ट्रांसफ़र, सो उसमें 82% ऑफ द FPY और 74% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो पोस्ट टेंशन इन टेंडन एट एनकरेज एंड कपल्स इमीडिएटली आफ्टर टेंडन एंकरेज। सो जैसे ही आपने एंकरेज कर दी मतलब कि आप स्टील ने कंक्रीट पे फोर्स लगानी शुरू कर देनी है तो आपने 70% ऑफ द FPU से वो स्ट्रेस स्टील में एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाएगी जी एग्जांपल, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस।